हेलो गाइस, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो टॉपिक का नाम है दैट यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, वर्क एनर्जी एंड पावर। बच्चों तो कॉपी पेन निकालिए और अचीवर एकेडमी के इस चैनल पर निखिल सर से इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो स्वागत आप सभी का बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बेसिकली बच्चों ये जो तीनों वर्ड्स लिखे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, फिजिक्स में इनको हम अपनी एक साइंटिफिक डेफिनेशन से हम इनको अलग अलग डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। वर्क को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी को हम ऐसे करेंगे और पावर को ऐसे डिफाइन करेंगे। लेकिन बच्चों ये तीनों के तीनों वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों की तीनों वर्ड्स एक दूसरे से इंटीमेट हैं। कैसे सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमें जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे कि व्हेन विल वी से इन फिजिक्स एंड वर्क इज डन। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने काम किया है कोई फोर्स लगाकर, व्हेन विल यू से कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया है। तो फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के वर्क डन की कंडीशन अलग है, वो जानेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन किसी दीवार को पुश करने में लगा, फॉर एग्जांपल कि मैं इस वॉल को पुश करने में लगाऊं, मैं पसीना बहा रहा हूं, तो जो हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोई भी पर्सन देख के आपको ये कहेगा क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों पसीना बहा रहा है, कोई अच्छी जगह मेहनत कर, दीवार नहीं टूटेगी, नहीं पुश होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हो लेकिन उस काम का आपको फायदा नहीं हो रहा है। और फिजिक्स कहती है कि आपने कोई काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कब कहते हैं कि फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के वर्क डन हुआ है, तो उसके लिए कंडीशन है। प्यारे बच्चों समझो, इधर एग्जांपल से समझते हैं। तो सर ने एक फिगर बनाई है, एक एम मास का ब्लॉक लिया है। एम मास का जो ये ब्लॉक है बच्चों, ये ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे आ गया। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना जी। तो इसका मतलब कि सर इस एम मास के ब्लॉक को इफ यू वांट टू डिस्प्लेस, अगर ये डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन टू सम फाइनल पोजीशन, इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई पक्का फोर्स जरूर लगी है। इसका मतलब सर फिजिक्स के अंदर वर्क डन तब कहेंगे कि व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी या ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ दैट फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट और ए मोशन और ए हलचल उस बॉडी के अंदर, अगर वो फोर्स डाले, देन यू विल से वर्क इज डन बाय दैट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग दैट बॉडी। मतलब सिंपल सी बात है भैया कि फोर्स लगाओ, अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है, बॉडी में मोशन आता है, देन यू विल से वर्क इज डन, अदरवाइज नॉट। जैसा कि मैं वॉल को मैं पुश कर रहा था, फोर्स तो लगा रहा था भैया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो वर्क डन जीरो होता है। तो आपने जान लिया, आगे से नहीं कहोगे कि वर्क डन फिजिक्स में कैसे होता है। तो वर्क डन होता है कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स देयर शुड बी मोशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी, उस बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। मतलब फोर्स लगाई है हमने हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लगाई है, किसी एंगल पर नहीं लगाई है। लेकिन सर चीजों को अगर खींचना हो या डिस्प्लेस करवाना हो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो किसी एंगल पर भी तो हम उसको हम खींच कर पुल करके सरका सकते हैं, लेकिन वो सारी फोर्स वो काम नहीं आती हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए यस लेट अस गो फॉर सेकंड एग्जांपल। देखिए बच्चों, वापिस एम मास का ब्लॉक है। अब इसके ऊपर जैसे टॉय कार होती है, वो बचपन में एक बच्चा अपनी कार को जो है एक रस्सी से बांधकर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, आपको उसको अपनी गाड़ी को पीछे ले हुए, ठीक है। तो वही वाला एग्जांपल है कि एक बच्चे की कार है या कोई ब्लॉक है, उसको हम किसी एंगल पर ऑब्लिकली खींच रहे हैं। हम वी आर अप्लाइंग द फोर्स एट द टॉय कार या एट सम ब्लॉक एट एन एंगल थीटा। तो सर ये जो ब्लॉक है थीटा एंगल पर फोर्स लगाने के बाद ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ जाता है वापिस एस डिस्प्लेसमेंट कवर करके। तो एक बात बताओ मुझे प्यारे बच्चों कि ऊपर वाले और इस वाले में फर्क क्या है? इसमें सर फोर्स जो लग रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रही थी, किसी एंगल पर नहीं लग रही थी। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में द थीटा
हियर इज 0 डिग्री। कितना एंगल है? 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0। यहां फोर्स ने एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल बनाया है। याद करो क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब किसी चीज को किसी एंगल पर लगाया जाता है, ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये थीटा, तो इसके तुरंत दो कंपोनेंट्स, दो टुकड़े कर लिए जाते हैं। एक इसका टुकड़ा पड़ता है कोस वाला, दिस इज एफ कोस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। तो ये जो एफ कोस थीटा कंपोनेंट है, यही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही यहां पर इस डब्बे को ए से बी लेके जाएगा। कौन सा कंपोनेंट? जो इसका कंपोनेंट थीटा के अलोंग आएगा, एंड दैट इज एफ कोस थीटा। तो सिंपली बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स अपने आप में एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में वेक्टर है, और दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जब की जाती है, क्लास 11th में पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कुछ किसी जमाने में पढ़ा है हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, और दो वेक्टर्स की डॉट से जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। तो वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट एक अमाउंट होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो सर इस एफ का एक टुकड़ा आया, एक कंपोनेंट जो है वो एक टूट के पड़ा एफ कोस थीटा, इस एफ कोस थीटा और एस की प्रोडक्ट कर देने से वर्क डन आया। तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, मेरे पास एफ कोस थीटा इंटू एस, एफ कोस थीटा इंटू एस, एंड इट इज सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसा यूनिट होती है, अगर आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, आफ्टर अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स, इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस टू 1 मीटर, देन यू विल से 1 जूल वर्क इज डन ऑन दैट बॉडी। उस बॉडी पर कितना काम हुआ है? 1 जूल का। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। यस, ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं तैयार करते हुए, बेसिक से पढ़ते हुए याद रखने, दिमाग में डालते जाओ। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताया था, F इक्वल टू एम में, तो क्या हो गया? m का m, एक्सेलरेशन हो गया LT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो यस द होल थिंग बिकम्स mL2T-2 बच्चों। तो ये था अब तक का सारा काम, वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। कि नेचर में हम ऐसे बहुत सारे काम्स करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जीरो कर रहे हैं, या काम कर ही नहीं रहे, या काम पॉजिटिव में कर रहे हैं या नेगेटिव में कर रहे हैं। तो सर ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, हमें जल्दी से जल्दी अवेयर करवाइए, रूबरू करवाइए कि जीरो कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निखिल सर हैं आपके साथ। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जीरो वर्क डन बच्चों। क्या जीरो वर्क डन? जीरो वर्क डन में एक चीज याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की भी, हाँ जी, ये चीज आपने देखी यहां पर कि W के अंदर आ रहा है F cos थीटा S। तो वर्क डन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा फोर्स होगी, ज्यादा वर्क डन होगा, एंगल पे डिपेंड करेगा वर्क डन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड एंगल। आई बस समझ में? हाँ जी। तो एंगल किसके बीच, जो ये एंगल बन रहा था, ये जो थीटा बन रहा था, ये किसके बीच में बन रहा था? ये थीटा बन रहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो बेसिकली F डॉट S, दिस इज द थीटा, इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। जीरो वर्क डन में याद रखना कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पर रहेंगे, कि अगर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है तो फोर्स या तो नीचे लग रही होगी या ऊपर लग रही है, पक्का दोनों के बीच में एंगल मिलेगा 90 डिग्री। कितना मिलेगा? 90 डिग्री पर मिलेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो कूली लोग होते हैं स्टेशन के ऊपर, जो मजदूर लोग होते हैं, जो लेबरर होते हैं, लेबरर, वो सूटकेस को होल्ड करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक लेबरर हूं और मैंने एक सूटकेस को होल्ड किया हुआ है, तो मेरा सारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और मैं सूटकेस उठाए हुए मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस बंदे का वेट नीचे लग रहा है। तो ये वेट नीचे
और डिस्प्लेसमेंट बंदा आगे चल रहा है, बंदे की डिस्प्लेसमेंट आगे, वेट नीचे, एंगल 90, तो कहते हैं कोई वर्क डन नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो इन कैरिंग ए सूटकेस बाय ए लेबरर नो वर्क इज डन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल, हाँ जी, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए टू मेक एन बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही स्पीड से किसी चीज को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन वी नीड ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ, फोर्स भी सेंटर की तरफ, लेकिन बॉडी हर पॉइंट पर जाना चाहती है स्ट्रेट। जैसे सपोज कीजिए कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बेहतरीन एग्जांपल है जीरो वर्क डन के, तो साथ साथ इनको नोट करते रहना। बढ़िया एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी सामने की तरफ है, स्ट्रेट है, आगे जाना चाहती है, लेकिन सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी। सेंटर की तरफ फोर्स लगी तो बेटा एंगल, बच्चों जो एंगल है वो कितना लग रहा है, 90 डिग्री। जब सर यहां आई तो सर जाना चाहती है, टेंडेंसी है आगे जाने की, लेकिन फोर्स नीचे लगी, वापिस एंगल 90। यहां पर आया तो नीचे जाना चाहती है, फोर्स इधर, यहां पर आया तो ऐसे फोर्स इधर। तो हर पॉइंट पर जो एंगल है आप देख सकते हो 90 डिग्री के हैं, और यहां पे ये चीज डाइजेस्ट हो रही है, हजम हो रही है। थीटा को 90 पुट करो, कोस 90 जीरो आता है, वैसे भी वर्क डन जीरो होता है। तो जीरो वर्क डन कब होता है, जब थीटा 90 होता है। यस, बढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क डन पर। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब आपका थीटा 90 से छोटा रहेगा। 90 से छोटे का मतलब क्या है कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हो, जैसे मेरे हाथ में डब्बा है, ठीक है, ग्राउंड पर डब्बा है, मैंने इसको फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इफ एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, देन वर्क डन इज ऑन दैट बॉडी पॉजिटिव वर्क डन। आगे देखिए, हाँ जी, एक एग्जांपल है कि एक एम मास का ब्लॉक है, अभी ग्राउंड पर है। यस, आई वांट टू रेज दिस ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड टू सम वर्टिकल हाइट। मैं इस डब्बे को ए से एच हाइट के ऊपर यहां से ग्राउंड से उठाना चाहता हूं, तो मैं अपनी फोर्स लगाऊंगा। यस, आप इसमें एक चीज पूछना कि सर कौन सी फोर्स होगी, जैसी फोर्स होगी, जिस तरह की फोर्स होगी वैसा वर्क डन होगा। अगर आप अपनी फोर्स से वर्क डन बताना चाह रहे हो, तो आपके हाथ में वो डब्बा था, तो आपने फोर्स ऊपर लगाई, बॉडी भी ऊपर उठी, तो आपके द्वारा लगाई गई फोर्स से, लिफ्टिंग फोर्स से वर्क डन हुआ पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगती है, और बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे, बॉडी ऊपर, लेकिन आपकी फोर्स से जो एक्सटर्नल फोर्स है तो वो भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन सिंपल सी बात है, एंगल 90 से छोटा रहना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शंस में आते हैं। सेकंड एग्जांपल, एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींच दिया बच्चों, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींच दिया, तो ऐसे खींचा, फोर्स किधर लगी, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क डन। थीटा जीरो तो 90 से कम है। यस, एक एग्जांपल और है, गैस का सिलेंडर है, ये पिस्टन बोलते हैं, मूवेबल पिस्टन है, इससे गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, गैस एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। तो नीचे ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पिस्टन के बॉटम पर फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं एरिया के ऊपर। तो इसके फोर्स लगाने से पिस्टन की इनिशियल पोजीशन यहां थी, ये यहां आ गया, तो फोर्स ऊपर और पिस्टन ऊपर उठा। तो गैस के सिलेंडर में जब गैस एक्सपैंड होती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, तो कौन सा वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। नेगेटिव वर्क डन में बच्चों थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल फॉर नेगेटिव वर्क डन इज फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, आप कोई भी चीज चला रहे हो, ग्राउंड के ऊपर सरका रहे हो, तो जो बॉडी है वो उस ग्राउंड की सरफेस पर आगे की तरफ मूव कर रही है, और फ्रिक्शन जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है बैकवर्ड, समझो, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड, गाड़ी चली आगे तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, angle 180 becomes greater than 90 degree and cos 180, when you put theta equal to 180, then प्यारे बच्चों you will get negative work done। तो कितना आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, दूसरा एग्जांपल है कि रस्सी है, कि ये हमारे पास जो है एक रोप है, स्ट्रिंग है, और इससे एक बंदा नीचे की तरफ रस्सी के सहारे रस्सी को पकड़ते हुए आराम आराम से नीचे की तरफ, जैसे बंदर आते हैं, तो
तो एक रस्सी के सहारे जो वो नीचे आता है, तो उस खुद की, उस बंदर की या कोई पर्सन जो उतर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट जो उस रोप के सहारे नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होती है और उस वायर में उसमें रोप के अंदर स्ट्रिंग में एक तनाव, एक टेंशन प्रोड्यूस होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, एंगल 180, नेगेटिव वर्क डन थीटा 180। तो बच्चों ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल थे जिससे मेरी कोशिश थी कि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊं कि वर्क क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम बात करेंगे एनर्जी की। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को उतारिए, अभी हम कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों, ठीक है। सो गाइज वी आर गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब तक हमने जो वर्क डन का टॉपिक समझा है, सो ओपन योर रफ नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद मी। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। यस, स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में सर ने क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में एक डब्बा दे रखा आपको, यू हैव गिवन ए ब्लॉक, और इस ब्लॉक को एक टेडी फोर्स से एक ऑब्लिकली एंगल के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं हम 50 न्यूटन की, एक रस्सी से खींच रहे हैं, रस्सी से इसको पुल कर रहे हैं और सर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है और आपने यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू दिस ब्लॉक at an angle 30 degree and the displacement of this block is up to 1 meter। आपने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है सर 1 मीटर। तो बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इसी का कह रहा है कि इसी ब्लॉक को सेम डिस्प्लेसमेंट तक इसको डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब ऊपर जितना वर्क डन होता है नीचे भी उतना ही वर्क डन करना है आपको। तो बताइए कि अब की बार इसको जो रस्सी से आपको स्ट्रिंग से खींचना है, पुल करना है, वो कितनी फोर्स से खींचना है आपको। मींस बच्चों यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स to get the same work done of displacement 1 meter, but now this time you are applying the force at an angle of 45 degree। बिल्कुल सिंपल है, दोनों के लिए वर्क डन सेम है, तो इसका वर्क डन इसके वर्क डन के बराबर रख दीजिए, F की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या सीखा है आपने निखिल सर से? वर्क डन का फॉर्मूला सीखा है Fs cos थीटा। हाँ जी, पहले पार्ट में ये ए फिगर है, ये बी फिगर है। ए फिगर में पहले वर्क डन निकालिए, तो ए फिगर में वर्क डन निकालने के लिए फोर्स दे रखी है आपको 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है वो भी गिवन है 1 मीटर, और कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो पहले वर्क डन निकाल लीजिए 50 इंटू 1 cos 30 यू नो √3/2, 2 से 50 कटा, कितना आया 25 √3 न्यूटन। तो सर ऊपर वाले केस में इतनी फोर्स लगाकर 1 मीटर सरकाने के लिए टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट अप टू 1 मीटर वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स 25 √3 न्यूटन। नाउ for the same work done in the case B at what angle नहीं 45 डिग्री पर at the given angle what force you will be applied to pull this object। तो बच्चों कितना हमें जो है वर्क डन करना पड़ेगा, वापस देख रहे हैं। तो आपने देखा अभी कि जो वर्क डन आया वो आया, यू गॉट अ वर्क डन 25 √3 न्यूटन। आपको इतना वर्क डन मिला है। इतना वर्क डन करने के लिए अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? 25 कितना है हमारे पास 20, ये वैल्यू कितनी है 25 √3। इसको बराबर रख दीजिए इसके फॉर्मूले के Fs cos थीटा। अब इसमें जो अननोन है वो F निकालना है। बराबर क्यों रखा? क्योंकि इसमें भी हमें 1 मीटर ही डिस्प्लेस करना है, तभी तो आपको F मिलेगा। पांडे जी इधर देखिए, तो F निकालना है, S1 है cos 45 यू नो 1/√2। तो हमारे पास कितना आया? तो हमारे पास सर F आया, कितना आया 25 √3 इंटू में √2, तो हमारे पास कितना आया 25 √6 न्यूटन। तो आपके पास इतनी फोर्स जो है
वो आई बच्चों। आपको इतनी फोर्स जो है वो रिक्वायर करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी अगर आपको वापस 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को कितने बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप या मैं, आप ले लीजिए, से मुझे ले लीजिए, मैं चला, कितना चला? देखो ये पर्सन है, ये चुन्नू है, ये चुन्नू चला 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। दिस चुन्नू इज गोइंग स्ट्रेट, सीधा चल रहा है। और मुझे जहां जाना है, आई फॉरगॉट, मैं भूल चुका हूं द करेक्ट पाथ, सही रास्ते को मैं भूल चुका हूं कि मुझे कहां जाना है। लेकिन उससे पहले मैं 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर सीधा चल चुका हूं। आगे जाकर एक गोल चौक आता है, एक सर्कुलर चौक आता है, बहुत सारे रास्ते हैं सर्कुलर में। भाई पहले कुछ सीधा चलते हो, फिर करेक्ट जो पाथ है जहां जाना है वो भूल जाते हो। तो करता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक पर्सन है जो स्ट्रेट जा रहा है 1.5 किलोमीटर, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 5 न्यूटन बैकवर्ड, ग्राउंड पर चल रहा है भैया, फ्रिक्शन बैकवर्ड तो ही लगेगी, बिल्कुल सिंपल है सर, ठीक है। हाँ जी, 1.5 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है, यू एंड मी आप लगा लीजिए, चाहिए मुझे ले लीजिए, आई फॉरगॉट द करेक्ट पाथ। तो मैं क्या करता हूं, जो आगे जाके जो गोल चक्कर आया है मैं उसके ऊपर 1.5 राउंड मारता हूं ताकि याद आ जाए कि हाँ ये वाला रास्ता था कि ये वाला। तो मैंने क्या बोला, 1.5 साइकिल में कवर करता हूं। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां से चला, एक चक्कर हो गया, लेकिन 1 तो पूरा आ गया, उसके में आधा और चलना है, तो मैं यहां आ गया। तो रेडियस 100 मीटर है। तो एक बात बताइए, जो ये रेडियस है ये 100 मीटर है सर्कुलर की, तो बंदा यहां से लेकर एक्चुअल में यहीं, तो 1.5 साइकिल यहां से यहीं तो कवर हुई है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और याद करो मोशन चैप्टर में बताया था, डिस्प्लेसमेंट होती इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का स्टेट पाथ। दोबारा देख लो, 1.5 साइकिल में बंदा कहां आएगा, इनिशियल पोजीशन यहां से शुरू करता है, चला, एक चक्कर, आधा और चलना है, वापिस यहां आएगा। तो ये इसकी इनिशियल थी, ये इसकी फाइनल, और इनिशियल से फाइनल का ये स्टेट है। तो ये 100 ये हो गया, ये सेंटर है, और 100 ही अगले वाला हो गया। तो टोटल कितना हो गया, यहां से 200 मीटर हो गया, ये 200 मीटर, 200 मीटर। और इससे पहले कितना चला है, इससे पहले चला 1.5, फिर तो 200 मीटर सर 1.5 साइकिल में कवर करने के बाद 2 किलोमीटर फिर आगे चलता है, 2 किलोमीटर और आगे चलता है। भाई गोल चक्कर में चक्कर काटने के बाद 2 किलोमीटर और चला, पहले 1.5 चला, सर्कल में घूम गया पाथ, तो सर्कल में कितना घूमता रहा 1.5, तो 200 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करी। तो बताओ इतनी डिस्प्लेसमेंट के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आएगा। वेरी सिंपल भैया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी लग रही है, 5 न्यूटन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की पहले 5 न्यूटन की निकालने के लिए पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट सीधा कितना गया था, 1.5 किलोमीटर, मीटर में कितना बना है 1500 मीटर। तो 1500 ये हो गया, प्लस 200 ये हो गया, हाँ जी, और 2 किलोमीटर 2000 वो हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 और ये हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 3700 हो गया, हमारे पास ये हो गया 3700। तो 5 न्यूटन को 3700 से मल्टीप्लाई कर दो, 3700। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। दोबारा बता रहा हूं, 1500, 1.5 किलोमीटर का 1500, 1.5 साइकिल में 200 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, 2 आगे तो 2000 मीटर ही आ गया। तो 2 3 3500 और 700 3700 हो गया। तो 500 5 7 जा कितना हो गया हमारे पास 35, और ये आया हमारे पास 5 15 और 15 और 3 ये आया हमारे पास 18। तो दोबारा देख लो, 5 7 जा 5 7 35, 5 और यहाँ पर 3 5 3 15 और 3 18। तो 18,500 जूल, 18,500 जूल वो काम कर चुका है फ्रिक्शनल फोर्स की अगेंस्ट। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है बच्चों। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये सेकंड क्वेश्चन, जो हमने कॉन्सेप्ट लगाती फोड़ दिया। अगर डीजीटी साइंस में वर्क डन निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला है तो बस ये देखो कौन सी फोर्स की वजह से वर्क डन पूछा है, आप इजीली निकाल सकते हो। तो आगे देखिए,
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक 250 केजी का डब्बा है, एक 250 केजी का डब्बा जमीन पर पड़ा है, ग्राउंड पर पड़ा है। 4 आदमी आते हैं, 4 आदमी मिलकर इस 250 केजी के डब्बे को उठाते हैं। अकेले से तो उठेगा नहीं, 250 केजी, 4 आदमी इकट्ठे आते हैं। तो 4 आदमी, पहले तो एक बात बताइए, उस डब्बे को उठाने के लिए कितनी फोर्स लगाएंगे? भाई ग्राउंड पर पड़ा है तो ग्राउंड पर पड़ी चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, भैया वेट लग रहा है नीचे की तरफ, तो आपको कितनी फोर्स लगानी है? तो जितना नीचे वेट लग रहा है उतनी फोर्स आप लगा दीजिए, ताकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, बॉडी में एक्सेलरेशन 0 हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। हाँ जी, तो क्या आएगा? एक्सटर्नल फोर्स। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा है एक 250 केजी के डब्बे को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जी की वैल्यू 10 यूज करनी है। सबसे पहले फोर्स बताइए। तो बच्चों फोर्स कितनी आएगी आपके पास? फोर्स जो आएगी वो आएगी हमारे पास m इंटू में g। फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, फोर्स का फॉर्मूला mg, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी लगाती है, जितनी mg लगता है उतनी ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं लिफ्ट करने में। तो मास कितना दे रखा है? 250, ग्रेविटी दे रखी है 10, आंसर आया हमारे पास 2500 न्यूटन। पहला पार्ट हमने फोड़ दिया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कहता है कैलकुलेट वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स सर ऊपर निकाल के आए हैं कितनी? 2500। डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है? 1 मीटर। तो वापिस कितना आया हमारे पास? 2500 न्यूटन हमारे पास जो है वो आया हमारे पास फोर्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, थर्ड पार्ट पूछा है कि बताइए टू जस्ट होल्ड, चारों पर्सन वहां जाकर उसको होल्ड करने में कितना वर्क डन करेंगे? होल्ड करने में वर्क डन नहीं होता है, फिजिक्स में बताया था, याद करो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, फोर्स लगाने पर बॉडी अगर डिस्प्लेस हो तब वर्क डन होता है। होल्ड करने में फोर्स जो है वो वर्क डन जो है वो 0 वर्क डन है, कोई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वेट जो आप होल्ड कर रहे हो, होल्ड से क्या हो रहा है? होल्ड से वर्क डन जो है आपका कुछ नहीं हो रहा, वर्क डन 0 हो रहा है। आई बात समझ में? तो होल्ड करने में क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स जो है ग्रेविटेशनल लगा रहे हैं उतनी आप लगा रहे हैं। तो बंदा जो है, क्वेश्चन डी पार्ट में पूछा है, तो बंदा थकता क्यों है? बंदा जो है टायर्ड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जितनी ग्रेविटी लग रही है उतनी आप लगाते हो। तो आप जब फोर्स लगाते हो उसको होल्ड करने के लिए, यहां ठहराने के लिए, तो आपकी मस्कुलर फोर्स यूज होती है। मस्कुलर फोर्स की वजह से दैट्स व्हाई वी फील टायर्ड टू जस्ट होल्ड अ सूटकेस ऑन आवर शोल्डर्स। तो बच्चों ये कुछ प्यारे क्वेश्चंस थे आप जैसे बच्चों की तरह। तो अब हम बात करेंगे एनर्जीज की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर की। और जाते जाते बढ़िया फिर इसी की तरह कुछ क्वेश्चंस, ताकि कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस करने का तरीका पता चले, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो गेट्स रेडी। सो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर बात होने वाली है एनर्जी एंड पावर की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, और इन एनर्जीज का हम यूज कहां करते हैं, पावर का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजों की बात करेंगे। तो देखते सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनर्जी क्या है। कोई भी काम एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता। किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म ए वर्क वी नीड सम एनर्जी, टू एग्जीक्यूट ए वर्क वी नीड सम एनर्जी, विदाउट एनर्जी ए वर्क कांट बी डन, वर्क नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सी बात है, मेहनत करने के लिए आपको चाहिए कि आपके अंदर इनसाइड कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है। तो बात करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली सिंपली है क्या बच्चों, जैसा कि आप अपनी अर्लियर क्लासेस से, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हो कि सर एनर्जी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, कि सर काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है ना प्यारे बच्चों, टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सर बात करते हैं कितने टाइप्स की एनर्जी होती है। तो हमें वैसे तो बहुत तरह तरह की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, आपकी केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, बहुत तरह तरह की एनर्जी है। और एक चीज याद रखना, वर्क की मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वर्क की ऐसा यूनिट आई हैव टोल्ड यू, जूल, सीजियस, अर्ग, और जितनी भी एनर्जीज हैं, सही केमिकल, साउंड, हीट, व्हाटएवर, एनर्जी वर्ड सुनते ही यूनिट भी जूल हो जाती है। मतलब जो वर्क की यूनिट होती हैं तो एनर्जी की भी यूनिट जूल ही होती हैं। तो नाउ प्रोसीड टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हमें जो यहां टाइप्स पढ़ने हैं, जो
प्रकार पढ़ने हैं बच्चों एनर्जी के, वो दो टाइप्स के हैं। द वेरी फर्स्ट यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इन दोनों को समझते हैं, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द पावर टॉपिक। काइनेटिक, ये जो इसमें वर्ड दिख रहा है ना आपको काइनेटिक, तो ये जो काइनेटिक वर्ड है ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये काइनेटिक वर्ड रिप्रेजेंट्स दैट समथिंग इज इन मोशन, कि कोई चीज मोशन में है। जब हम भागते हैं तो हमारे पास एक एनर्जी होती है जो हमारे मोशन की वजह से है, हमारे वेलोसिटी की वजह से है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज, प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अपने गति की वजह से, अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम अच्छा एक चीज और ध्यान में रख लेना, जो भी मैं बात बता रहा हूं कि आप कोई भी काम करते हो, तो सारा का सारा काम, ऑल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। फिजिक्स में जो वर्क डन है वो एनर्जी में बदलता है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल हो, मतलब वर्क डन जो है वो कन्वर्ट होने वाला है एनर्जी में। जो मेहनत करोगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देखिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास, सपोज यू हैव ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड एट पोजीशन A, कि सर ए पोजीशन पर एक m मास का ब्लॉक पड़ा है और मैंने देखा कि सर वो u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था इनिशियली। सर आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस s, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्प्लेसमेंट s फ्रॉम u वेलोसिटी गेट्स चेंजेस वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी एकदम से इमीडिएट u से v हो जाती है। तो एक बात बताइए, u से v वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी चेंज का मतलब होता है कि पक्का सर बॉडी में एक्सेलरेशन आया होगा पांडे जी, और एक्सेलरेशन सर आता है फोर्स की वजह से। तो सर गाड़ी को A से B, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक S डिस्प्लेसमेंट के थ्रू F की फोर्स लगाकर आपने वेलोसिटी चेंज करवाई है। तो फोर्स लगी F की, डिस्प्लेसमेंट आई S की, दोनों लगे सेम डायरेक्शन, थीटा हुआ 0, और वर्क डन का फॉर्मूला यू नो, F इंटू एस। न्यूटन सर की थर्ड इक्वेशन क्या थी? क्या आपको ये पता है? आपको ये तो पता है कि गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी आपने अपीयर करी, देखी u, कुछ टाइम बाद में आपने देखी v, तो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट हुआ s। तो u में, v में और s में न्यूटन सर की थर्ड इक्वेशन सेट है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से बच्चों इजीली a निकल सकता है। तो a को हमने निकाला तो देखो क्या हुआ। हाँ जी, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि किसी m मास के ऊपर f की फोर्स लगाते हैं, द एक्सेलरेशन a विल बी प्रोड्यूस इन दैट बॉडी। तो f इक्वल टू कितना आया? तो F इक्वल टू आया मेरे पास m में, तो कितना है मेरे पास m a इंटू एस। तो एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। तो s से s कैंसिल हो गया। तो देखो सारा वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या है सर? जो फाइनल टाइम पर जहां बॉडी थी उस टाइम वो मोशन में थी, b पॉइंट पर उसके पास v वेलोसिटी थी, तो b पॉइंट पर v वेलोसिटी की वजह से उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज KEF। इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बच्चों हम बोलेंगे यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। हाँ जी, तो इस चीज को मैं रब कर देता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो हमने ये पढ़ा कि सर जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस करते हैं, वर्क डन करते हैं, वो एनर्जी में बदलता है, तो वो सारा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में गया। तो देखो बच्चों W इक्वल टू आपके पास आया हाफ mv स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है फाइनल टाइम के ऊपर, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर सर हमने देखा कि वर्क डन हैज कन्वर्टेड इनटू डेल्टा KE, कि सारा का सारा जो वर्क डन गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है कि अगर आपको किसी बॉडी की वेलोसिटी दे दूं इनिशियल, कुछ डिस्टेंस बाद में फाइनल दे दूं, इतनी फोर्स दे दूं, बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वेश्चन कि W इक्वल टू सारा का सारा जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में गया है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, अगर बॉडी रेस्ट से शुरू होती, यस टेल मी, if your body, if your car, if your object starts from rest, it means जो u होता ना बच्चों वो जीरो हो जाता। क्या हो जाता? जीरो।
तो जहां जहां आपका u है इस हाफ mu स्क्वायर में u को 0 पुट कर दोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, गायब। तो आपके पास जस्ट जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो आपके पास सर जो जस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास कितना, वो आएगा हमारे पास W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अभी बताया था ना कि कोई भी वर्क डन करते हैं वो कोई ना कोई एनर्जी में गया, तो वर्क डन किस में गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो बच्चों ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल। क्या बात करते हैं, पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल वर्ड को हर एक बच्चा अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलते हुए सुनता है या वो खुद बोलता है। तेरे में तो इतना पोटेंशियल है, मेरे में इतना पोटेंशियल है, तेरे में ज्यादा पोटेंशियल है, तेरे में कम पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है आपके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड एनर्जी है। ये क्या, ये पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस वजह से हो सकती है। अगर आप किसी चीज को किसी हाइट पर लेके जाते हो, किसी पोजीशन पर लेके जाते हो, तो ये पोजीशन की वजह से भी एक एनर्जी स्टोर्ड करती है, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, एक रबड़ बैंड है। जब हम किसी चीज की कॉन्फ़िगरेशन बदलते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ड्यू टू इट्स साइज एंड शेप, कि जैसे वो हम तीर कमान जो है, जो हम तीर कमान ऐसे खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं रबड़ बैंड को, तो उसके खींचने से भी उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों तो आपको पूछे कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो सर बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। क्या ये, तो ये एक किस्म से स्टोर्ड एनर्जी है बच्चों। और स्टोर्ड किस में हो सकती है सर, ड्यू टू पोजीशन हो सकती है, डिफॉर्मेशन हो सकती है, साइज एंड शेप। जैसे जो डैम होता है, डैम के अंदर इतनी बड़ी हाइट के ऊपर एट सच लार्ज हाइट इन डैम वाटर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डैम के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है, पूछ सकता है कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। स्ट्रेच रबड़ बैंड, रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दिया, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी हमें बो को हमने उसको ऐसे खींच दिया तीर कमान को, उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बात करते हैं, इधर देखिए दो चीजें आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड याद रखनी है कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने सर खींचकर उधर ऐसे उधर लेगा, डिस्प्लेस कर दिया। और एक चीज याद रखना, स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग को जब आप अपनी फोर्स से, स्ट्रेचिंग फोर्स से डिस्प्लेस करते हो, तो वैसे वैसे उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स रिस्टोर होती है जो उसको वापस वहीं लेके आती है जब आप अपनी फोर्स हटाते हो। तो आप जैसे 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 खींच रहे हो, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड रीस्टोर, जो वापस उस कॉन्फ़िगरेशन को, सिस्टम को रीस्टोर करेगा टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओके, हाँ जी। तो व्हेन वी अप्लाई अ स्ट्रेचिंग फोर्स टू दिस स्प्रिंग, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ। तो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स और इसमें हमारे डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है। क्लास 11th में पढ़ा था, 9th में भी कई बार बता देती हैं टीचर कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक फॉर्मूला होता है कि Fr इक्वल टू माइनस kx। more is the displacement, more will be restoring force, less the displacement, less will be restoring force. When we just remove our hand from this spring, restoring force comes into play and bring back this system towards their original position। कि जैसे आप अपने हाथ को हटाते हो तो जो स्टोर्ड हुई फोर्स है वो काम में आती है, कम्स इनटू प्ले, वो इस प्ले में आती है और वापस इस सिस्टम को लेके जाती हैं। और एक बात करते हैं, जब हम इस सिस्टम को ऐसे ऐसे इस स्प्रिंग को हम जब डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन कर रहे हैं। और अभी बताया सर ने, कोई भी वर्क डन है वो किसी ना किसी एनर्जी में स्टोर्ड होता है। तो स्प्रिंग के अंदर जो आप काम कर रहे हो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डिस्प्लेस करने के लिए, वो सारा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलास्टिक स्प्रिंग वाली बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी की बात हो रही है। तो याद रख लो, एक फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाफ के
एक्स स्क्वायर। इसमें जो के होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है ये? इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे अभी आपने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स का माइनस के एक्स, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है एफ अपॉन एक्स, न्यूटन पर मीटर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। तो x तो वो डिस्प्लेसमेंट है कि आपने कितना डिस्प्लेस किया, तो u इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। बढ़ते हैं पावर की तरफ। पावर, ये भी आपने बहुत बार बोलते हुए सुना है। पावर क्या है? आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक टास्क दिया, ठीक है। मैंने आपको वो जो टास्क है वो दिया और आपने उस टास्क को परफॉर्म करने में, खत्म करने में आपने 4 घंटे लिए। और मैं हूं वो आपको जो टास्क मैंने दिया था, अगर मैं उसी टास्क को अगर मैं खुद 2 घंटे में परफॉर्म करूं, तो एक बात बताइए, दोनों के लिए टास्क सेम था, वर्क सेम था। आपने 4 घंटे में परफॉर्म किया, मैंने 2 घंटे में परफॉर्म किया, तो उस काम को कम से कम टाइम में मैंने किया, तो मेरी पावर ज्यादा हुई। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी काम को कितने टाइम के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, उससे पता चलती है, उस ऑब्जेक्ट की पावर पता चलती है। तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो रेट होती है, किस रेट से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज सिंपली रिप्रेजेंट बाय W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है? सिंपली वी कॉल्ड W अपॉन T। एंड वर्क डन तो अभी पढ़ा है मैंने, F डॉट S, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड S बाई T। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन T मोशन चैप्टर में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन T जो होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई T जो होता है, आपके पास स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। तो क्या आएगा हमारे पास? तो आया हमारे पास P इक्वल टू एफ बी कोस थीटा। अगर थीटा 0 तो सिंपल क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? पावर आएगी। और पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे। ऐसा यूनिट क्या आएगी? हाँ जी, अगर आप 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करते हो, इफ यू परफॉर्म 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, देन पावर is said to be called 1 वाट। तो जो वाट है वो आपकी SI यूनिट है। और भी बहुत यूनिट्स हैं पावर को। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर हम बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो एक HP होती है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर होती है 746 वॉट्स। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस डाटा। एक किलोवाट में 10 की पावर 3 वॉट हो, और एक मेगावाट तो सबसे प्यारी यूनिट है, 10 की पावर 6 वॉट। लेकिन जो हमारे घर में, आपने सुना होगा, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, मम्मी से, पापा से, खुद बोलते होंगे, जिस बच्चे ने बिजली का बिल भरा है, जो भरते हैं, वो यूनिट्स की बात करते हैं कि आज हमारे घर में 250 यूनिट्स का बिल आया, 500 यूनिट्स का बिल आया। तो बेसिकली बच्चों, जो ये किलोवाट आवर होता है ना, ये क्या होता है? जैसे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है। तो यहां से अगर मैं बात करूं वर्क डन की, किसकी बात करूं बच्चों? वर्क डन की। तो वर्क डन किसके बराबर है? पावर इंटू टाइम। अगर आप 1 घंटे में अगर आप कोई चीज चलाते हो, जैसे सपोज करो आप हीटर चलाते हो या बल्ब चलाते हो, वट एवर जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो चलाते हो, अगर उस 1 घंटे में अगर उसने 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम करी, तो उसने जो एनर्जी कंज्यूम करी वो करी 1 kWh। और इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। और जब 1 घंटे में 1 किलोवाट जब हमारा वर्क जो है वो जो कंज्यूम हो जाती है, पावर जब कंज्यूम हो जाती है, तो 1 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट बन जाती है कमर्शियल। और इसी को 1 यूनिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको बोलते हैं 1 यूनिट। मतलब 500 यूनिट का मतलब है 500 kWh, 300 यूनिट का मतलब है 300 kWh। तो बच्चों ये था। हाँ, एक चीज और, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। याद रख लीजिए,
कि हाउ मेनी जूल्स इन 1 kWh, देन यू विल से कि सर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो बच्चों ये था हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। अब हम कुछ इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाइज भी तैयार हो जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए, करने की हैबिट हो जाए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहां से ट्राई कर दे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तब तक के लिए तैयार कीजिए। So guys, we are going to do some important numerical problems on energy and power. तो बच्चों अब हम कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी और पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्योंकि जो अब तक आपने इस वर्क एनर्जी एंड पावर के इस ब्यूटीफुल से चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने का एक आइडिया हो जाए, एक हैबिट हो जाए कि हां अगर इस चैप्टर से किसी भी फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊं, ये मेरा मोटिव है। तो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस विद मी बच्चों। ओपन योर रफ नोटबुक, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सर ने पहले क्वेश्चन में बनाया है इंक्लाइंड प्लेन। ये प्लेन दिख रहा है, ढलान दिख रही है। ढलान के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन वी प्लेस ए ब्लॉक। इस डब्बे को रखा है, एक ब्लॉक को रखा है। इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन से 200 न्यूटन की पुलिंग फोर्स से पुल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इस डब्बे को 200 न्यूटन से हमने यहां से लेकर यहां तक पुल कर दिया। तो सबसे पहले आपको निकालना है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा है, द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू आस्क इन दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग ए ब्लॉक बाय 200 न्यूटन फोर्स अप टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर along the inclined plane। 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के लिए 200 न्यूटन की फोर्स से इस डब्बे को चलाने के लिए, पुल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिंपल है, वर्क डन को निकालने का सर ने फॉर्मूला बताया है प्यारे बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी देर की है सर ने, देखो 200, ये 200 की फोर्स है और इस 200 की फोर्स को 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया गया है। तो कितना आया, 3 2 जा 6, तो 600 जूल का वर्क डन करना पड़ा हमें अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सेकंड पार्ट पूछा है कि सर इस ब्लॉक को, इस डब्बे को, इस ब्लॉक को ग्राउंड से इस इंक्लाइंड प्लेन पर सी पॉइंट पर जो ले जाया गया है, वो ग्राउंड से एट एन डिस्टेंस, एट एन वर्टिकल हाइट ऑफ प्यारे बच्चों 1.5 मीटर। तो नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रीचिंग द ब्लॉक अप टू पॉइंट सी एट एन हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ग्राउंड से इस 1.5 मीटर की हाइट पर जब ब्लॉक सी पॉइंट पर आ जाएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, किसी हाइट पर जाकर, किसी एच हाइट पर जाकर जो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी की अगेंस्ट mgh। तो इस ब्लॉक का जो मास है, इस ब्लॉक का मास आप ले लीजिए 2 kg का मास दे रखा है। कितने का दे रखा है? 2 kg का। तो 2 kg का मास है, ग्रेविटी आप 10 यूज कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और आपको जो ये दे रखा है, ये दे रखा है 1.5, तो 1.5 का डेसिमल हटाया, 10 नीचे आया, तो 10 से 10 तो कितना आया हमारे पास? 30 जूल। 30 जूल का जो है आपको वर्क डन किया जा रहा है। एक बात बताइए, 600 जूल बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है जब इस इंक्लाइंड द प्लेन इस डब्बे को पुल कर रहे हैं, और लिफ्ट करने में आपको 30 जूल ही काम करना पड़ा 2 kg के डब्बे को। यहां जाकर पोटेंशियल एनर्जी चेक की तो भैया 600 जूल वर्क डन इसको पुल करने के लिए इसलिए ज्यादा आया क्योंकि इस डब्बे का जो बॉटम है और इस प्लेन की जो सरफेस है, जैसे जैसे इसको पुल करोगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन, इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अरे जब कोई एक सरफेस की व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स टू ओवर अनदर सरफेस, भैया कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश करती है ना, तो फ्रिक्शन लगता है उनके बीच में। किसके बीच में लगेगा? किसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा? इस ब्लॉक और इस प्लेन के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इन पुलिंग दिस ब्लॉक बाय 200 न्यूटन फोर्स 600 जूल वर्क इज डन, बट इन लिफ्टिंग 30 जूल। तो इसलिए सिंपल सी बात है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है? तो जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन देख लिया, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कि आपके पास एक हाइट है, एक बिल्डिंग है 10 मीटर की। ठीक है बच्चों, एक 10 मीटर की हाइट है और इस 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया। तो जब एक 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करोगे तो सबसे पहले एक बात बताइए कि इस ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर इस बॉल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? अभी कितनी है? एम इसका पता नहीं, मास कितना है, तो लेट्स से इसका मास एम है। जी ग्रेविटी लग रही है, हाइट इसकी 10 है, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 10 mg। कितना आया? 10 mg। तो फॉर एग्जांपल बच्चों इधर समझिए कि सपोज कीजिए ये हाइट है, मेरे हाथ में बॉल है, मैंने जस्ट इसको ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो 10 मीटर की हाइट से मैंने बॉल छोड़ी है। बॉल जैसे ही छोड़ी ना बच्चों, छोड़ती ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी तो ग्राउंड की सरफेस और बॉल के बीच में हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं? भैया कोई भी चीज जमीन पर पड़ेगी तो जमीन गर्म होती है कि नहीं? मतलब एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का कितना लॉस हो जाता है? बॉल का 40% एनर्जी खत्म हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी 10 mg है, उसका 40% ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 40% खत्म होगी, तो वापिस इस 10 mg तक की एनर्जी या वापिस इस 10 मीटर की हाइट तक रीबाउंड नहीं करेगी ना। 10 मीटर से छोड़ा है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब 10 मीटर से कुछ नीचे की हाइट पर ही रहने वाली है ना, वापिस सेम हाइट पर तो नहीं आएगी, क्यों? एनर्जी का लॉस हुआ। हाँ, अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो वापिस 10 मीटर की हाइट पर आ जाती। ठीक है, तो वो इलास्टिक जो है कोलिजन हो जाता। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड, तो एक बात बताइए, इसका जो लॉस हुआ 40% लॉस हुआ है। कितना हुआ है? तो 10 mg ये टोटल एनर्जी है आपके पास। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी 10 mg है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का 40% कितना हुआ? तो 40% निकालना है आपको 10 mg का, तो कितना आया? 10 mg/100। तो कितना आया ये हमारे पास? तो हमारे पास ये जो आया बच्चों, ये हमारे पास आया mg, 4 mg। कितना आया हमारे पास? 4 mg। इतना लॉस हो गया, मतलब 10 mg में से 4 mg आपकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगी, तो नेट कितनी बची? 6 mg। तो इस 6 mg जो है ये आपके पास आई है एक ऐसी एनर्जी जिससे वो रीबाउंड करेगी। इतना खत्म होगी, इतना पहले थी, तो बची कितनी? 6 mg। तो देखते हैं 6 mg की हाइट से वो कितना हाइट रीबाउंड करेगी। तो अब देखते हैं हम कितनी एनर्जी हमारे पास बच गई। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया? हाँ जी, पहले कितनी थी? इनिशियल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 10 mg। आफ्टर 40% लॉस कितना हो गया? आफ्टर 40% लॉस, ठीक है, या हम कहें कि 40% लॉस पर जो एनर्जी गई वो 4 mg गई, तो कितनी बच गई? रिमेनिंग कितनी एनर्जी बच गई? रिमेनिंग 10 mg में से रिमेन कितनी बच गई हमारे पास? रिमेनिंग कितनी एनर्जी बच गई? यस, सोल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने तो सोल्व भी कर लिया होगा, वेरी गुड। 6 mg बच गई बच्चों। तो 6 mg से सपोज कीजिए कि बॉल आपकी यहां आ गई, यहां आ गई, तो ये जो हाइट है इसको h डैश बोल लीजिए, ये निकालनी है। तो ये कितनी आई? mg/h डैश। पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, mg से mg कैंसिल। तो सर ये 6 मीटर की हाइट पर रिबाउंड करेगी। और वैसे भी इसको कम से कम जो है टाइम में सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका था कि 10 मीटर की हाइट थी, 40% लॉस हो गया, तो 10 का 40% कितना गया? 10 का जो 40% है वो 4 गया, तो बाकी कितना बच गया? 6। तो इसका मतलब 6 मीटर की हाइट के ऊपर जो है वो वापस आपकी रिबाउंड मारेगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी हमने देख लिया, पहला कर लिया, सेकंड कर लिया। आई थिंक आप सभी को दिमाग में जो चीज मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं वो एग्जैक्ट स्ट्राइक करिए कि हाँ, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो मैं रेडी हूं, मैं इस क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है आपके पास? सॉल्यूशन देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। चलो इसको भी रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाए हमारे पास। ये क्वेश्चन हमने वैसे ही कर लिया है। हाँ जी बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, इस बल्ब की पावर दे रखी आपको 60 वॉट और इसको एक दिन में 6 घंटे चलाया जाता है, एक दिन में 6 घंटे।
तो बताइए टोटल यूनिट्स कितनी कंज्यूम्ड होगी वन डे में, एक दिन में यूनिट्स है। और याद करो मैंने बताया था एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, किलो वाट आवर। ये आपकी कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो आपको निकालनी है टोटल यूनिट्स। तो एक बात बताइए, पावर आपको दे रखी है 60 वॉट और एक दिन में 6 घंटे हैं, तो सबसे पहले तो इस पावर को किलो वाट में बदलिए। तो इसको करा हमने 1000 से डिवाइड, तो कितना आया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, आया हमारे पास 0.06 किलोवाट। टाइम आपको दे रखा है वन डे का 6 आवर्स। एक बल्ब है उसको एक दिन में 6 घंटे के लिए रन किया जाता है, 60 वाट का बल्ब है, बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला बताया था पावर इनटू टाइम। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो साइंस का, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूले दिमाग में बिठाओ, कंसेप्ट्स दिमाग में डाल के समझ के दिमाग में क्वेश्चंस का उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आ गया, थोड़ा मैथ्स आ गया, कन्वर्जन करना आ गया, बेसिक चीजें आ गई, क्वेश्चन टूट के आएगा, फोड़ के आओगे क्वेश्चन। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 0.06, टाइम कितना दे रखा है 6 आवर। कितना आया हमारे पास, इसको हटा दो, कितना आया 106, कितना हो गया 36, तो हमारे पास आ गया 0.36 kWh। इतनी हमारे पास जो है वो यूनिट्स कंज्यूम्ड होगी पावर की। इसने पूछा था एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, पर डे 6 आवर्स चलाया जाता है, तो कैलकुलेट द यूनिट्स कंज्यूम्ड इन वन डे। और यूनिट का मतलब है kWh, एक आवर में कितना किलोवाट है, तो 0.36 किलोवाट आवर। तो ये थर्ड क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। यस, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट करिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मैन है, उस मैन ने पीछे एक बैग कैरी किया हुआ है। ए मैन कैरिंग ए बैग ऑफ मास 25 kg। भी पीछे एक मैंने बैग लटका रखा है, उसका 25 kg मास है, 10 मीटर की हाइट चढ़ता है और 50 सेकंड में चढ़ता है। कि जो है मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने 25 kg का मास जो है बैग कैरी कर रखा है, 10 मीटर की हाइट कैरी करता है, 50 सेकंड में। बताओ पावर कितनी डिलीवर मारेगा वो बैग को, पावर। तो बच्चों पावर निकालनी है, पावर के लिए सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम। कितना है वर्क डन बाय टाइम। तो एक बात बताइए, ए मैन कैरिंग ए बैग ऑफ मास 25 kg, तो 25 kg का मास है उस बैग का, ठीक है, और उस बैग को लिए हुए वो एक हाइट पर चढ़ रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी कि नहीं, mg फोर्स लगेगी। तो एक बात बताइए, जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स है, तो फोर्स हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स चाहिए। तो फोर्स कहां से निकलेगी, फोर्स निकलेगी mg से, 25 मास है, ग्रेविटी 10 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है वापिस 10, तो लगभग कितना है ये 2500 जूल हमारे पास वर्क डन आया। 25 मास है, 10 जो है उसकी ग्रेविटी है, 10 हाइट है, तो हमारे पास आया 2500। और कितने टाइम के अंदर वो चढ़ रहा है, 50 सेकेंड्स में, 50 पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब सर वो 50 वाट की पावर उसको डिलीवर कर रहा है बैग को। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क को निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स के लिए mg, डिस्प्लेसमेंट दे रखी इतना आया, टाइम से डिवाइड मार दिया। तो बच्चों ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि यह मारुति 800, सर इस मारुति 800 का मास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दे रखे हैं। गाड़ी का मास दे रखा है 500 kg, गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर, और यू हैव द नॉलेज ऑफ टू कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आपको क्या करना है, जो इनिशियल वेलोसिटी जो u दे रखी है 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। कन्वर्जन आई थिंक सभी को आता होगा। तो कितना आया हमारे पास, ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो
t=0 पर इनिशियल टाइम के ऊपर एक मारुति 500 kg की इतने मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही थी। तो स्टार्टिंग में इसके पास कोई ना कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो बताओ इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना है 500, हाफ m v स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, कितना है मेरे पास 250, 55 25 और 30 25,000 जूल इस गाड़ी के पास स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी है। ये गाड़ी इतनी काइनेटिक एनर्जी से 25,000 जूल से गाड़ी ट्रैवल कर रही है। तो गाड़ी के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चे इतनी है। कुछ देर बाद में गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी 72 हो गई है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आई है 25,000 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आई है देखो, पहले इसको कन्वर्ट करो। देखो हाफ m, 72 को कन्वर्ट करना किस में, 72 को करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कर लो। कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 20। तो मास कितना था 500, 20 जो है 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो 20 × 20 हाफ m v स्क्वायर 10 कितना आ गया 2 3 4 50,000 जूल। तो बाद में पहले काइनेटिक एनर्जी 25,000, बाद में 50,000। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ने से, मोशन बढ़ने से, वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, फाइंड आउट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। 25,000 से 50,000 में चेंज कितना आया? ये सिंपल सी बात है, 25,000 का चेंज आया सर, वही पूछा था। और आपको यह भी बताया मैंने फिजिक्स में कि हम कहें कि सिंपल अगर हम कोई भी वर्क करते हैं वो ऑल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि सारा वर्क डन किस में बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें निकालना है गेन इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आई है 50,000 माइनस 25,000, तो कितना आ गया सिंपल 25,000 जूल आ गया हमारे पास आंसर। पांचवा भी कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे खुद से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इधर अर्थ है, ये अर्थ है और ये कोई प्लेनेट ए है, हमें नहीं पता क्या है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, व्हाटएवर। ये अर्थ है, क्या ये अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर एक पर्सन है 0.4 मीटर की हाइट तक जंप मार रहा है। 0.4 मीटर की हाइट के ऊपर जंप, मतलब जैसे सपोज करो अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर 0.4 मीटर कूदते हैं, वही हम ए प्लेनेट पर कितना कूद पाए कि इस ए प्लेनेट पर जो ग्रेविटी हो वो आधी हो जाए ग्रेविटी ऑफ अर्थ की। भी अर्थ पर आप जितनी ग्रेविटी से कूद रहे हो, ए प्लेनेट पर जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी, मतलब आपको जो अब खींचा जाएगा वो कम एक्सेलरेशन से खींचा जाएगा। तो इतना तो दिमाग में वैसे ही क्लियर है कि जब ग्रेविटी ज्यादा होती है तो हम इतना नहीं कूद पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हमें खींच रही है, ज्यादा फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी कम है तो ज्यादा हाइट रिबाउंड करेंगे। तो इतना आपको पता चल गया कि 0.4 मीटर तो वो अर्थ के ऊपर कूद रहा था जी एक्सेलरेशन से, और ए प्लेनेट पर जो ग्रेविटी वो हाफ हो रही है। तो पक्का आंसर 0.4 से ज्यादा आने वाला, कितना आने वाला 0.8 आएगा, डबल कूदेगा, 2 टाइम्स कूदेगा। इसको प्रूफ भी करना है, देखते हैं कैसे। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg, आई बात समझ में। तो एक बात बताइए, वेट ऑन प्लेनेट ए, जो ए प्लेनेट था, और वेट ऑन अर्थ, मास तो सेम रहेगा, मास से पृथ्वी पर हो चाहे प्लेनेट पर हो, मास रिमेन्स अनचेंज, बट ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो अगर वेट यहां पर ए का है तो यहां पर ग्रेविटी ए की, मास सेम, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मास से मास कैंसल। अब ग्रेविटी एट प्लेनेट ए, ग्रेविटी एट प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ, जो वेट हो रहा है वो हाफ हो रहा है अर्थ का। तो इसका मतलब ग्रेविटी एट ए जो है वो 1/2 टाइम्स है ऑफ जीई, और नीचे क्या है जीई, ये हमारे पास आया 1/2। आई बात समझ में बच्चों। तो जो ग्रेविटी है वो ए प्लेनेट पर इस अर्थ की ग्रेविटी का 1/2 हो रही है। तो एक बात बताइए कि वो अर्थ के ऊपर जो कूद रहा था वो कितनी हाइट से कूद रहा था, 0.4 मीटर। कितने से कूद रहा था, 0.4 मीटर। अगर वो 0.4 मीटर अर्थ पर कूद रहा है तो उस ए प्लेनेट पर कितना कूदेगा, एक जल्दी से मुझे सोच के बताइए कितना कूदेगा, इसको कैसे निकालेंगे।
तो एक बात बताइए, उस ए प्लेनेट के ऊपर अगर वो कूद रहा है तो ए प्लेनेट पर सपोज करो वो एच डैश कूदा, तो एच डैश कूदने के लिए जो एनर्जी आई हमारे पास वो कितनी है, एम जी एच डैश, कितनी है वो एम जी एच डैश। और दोनों ही केस में जो एनर्जी आएगी कूदेगा, दोनों केस में एनर्जी क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे, एम जी एच इक्वल टू एम जी एच डैश। यहां ग्रेविटी एट अर्थ ले लेते हैं, यहां पर हाइट एट अर्थ ले लेते हैं, और यहां पर एम ऑफ जी ग्रेविटी एट प्लेनेट ए और एच डैश, ठीक है, या हम कहें हाइट एट ए प्लेनेट। एच ए का मतलब ए प्लेनेट पर कितना कूदेगा, जे का मतलब ग्रेविटी एट ए अर्थ, एच ई का मतलब हाइट कितनी कूदी है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और जी, तो एम से एम कैंसिल हो गया। जो जी ई है हमारे पास कितना है, जी ई, तो जी ई आपका जो है वो तो सिंपल जी है। एच आपको दे रखा है देखो कितना अर्थ के ऊपर 0.4, और जी ए कितना है, ग्रेविटी ये है आपके पास जी ई बाई 2, आधी होगी अर्थ से, और हाइट आपको निकालनी है, अब कितना कूदेगा, तो ये तो सेम हो गया। तो देखो हमारे पास एच ए कितना आ रहा है सर, अब जो ए प्लेनेट पर जो कूदेगा वो कूदेगा कितना, देखो कितना कूद रहा है, इस 2 को इधर लेके जाओ, तो सर हाइट ऑन प्लेनेट ए 0.4 इंटू 2, 0.8 मीटर जो है वो उस ए प्लेनेट पर जंप करेगा। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर के जो मैंने आपको सोल्व कराई, कुछ आइडिया हो गया आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर तो आप इजीली सोल्व कर पाओ। आपके पास जो भी बुक हैं कुछ क्वेश्चंस की हैं, तो वर्क एनर्जी पावर के आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, वर्क के कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी के कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी के कर लीजिए, कोई भी 9th की एक बुक लगा लीजिए अच्छे वाली, बढ़िया बढ़िया उसके सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम। तब तक के लिए इस टॉपिक को तैयार कीजिए, तब तक के लिए निखिल सर की आप सभी को जय हिंद।